आयोल। अभी हम देखेंगे आपका यहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है ना, और उसके एग्जांपल्स को लेके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ एग्जैक्टली क्या करता है आपका? ओम्स लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल like in electronics and electrical engineering that describe the relationship between the voltage current and resistance in an electrical सर्किट्स। जब भी हम लोग सर्किट से अपनी प्रॉपर लाइफ में जैसे पीसीबीज वगैरह होती हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कंपोनेंट्स में आप देखते हो, तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट हमको कितना फ्लो कराना है। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हो तो वहां पे आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इन सबका हमको एक रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो उसको इन्होंने ओम्स लॉ ने एक प्रॉपर लाइक वे में एक्सप्लेन किया, तो वो सारा हम कंसेप्ट समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। कि उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशंस पे भी ध्यान देंगे हम लोग। वोल्टेज, वोल्टेज क्या है? ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इनको डिटेल में मैंने और दूसरी एक वीडियो में जो आप देख सकते हो, लाइक वीडियो लेक्चर कंसेप्ट 1 या 2 में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप एक बार रेफर ले लेंगे, मैं लिंक दे दूंगा आपको। इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है ना, जैसे हम लोग जो बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी में आपका प्लस और माइनस ऐसे ही तो होता है। आपका पेंसिल सेल जैसे अगर आपका बना हुआ है तो ये प्लस और माइनस इसका डिफरेंस कितना होता है? 1.5 वोल्ट। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको 1 वोल्ट भी मिलेगा, 2 वोल्ट भी मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से जैसे ही मैंने यहाँ एक वायर कनेक्ट किया या एक बल्ब लगाया तो वो क्या होने लगता है? जलने लगता है। ठीक है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है, चार्ज फ्लो होने लगता है, तो उसकी वजह से चलता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट पुशेस इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब फोर्स लगाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फोर्स आता है थ्रू अ कंडक्टर। इट मेजर्स इन अ वोल्ट। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, करंट, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होता है उसको करंट कहते हैं थ्रू अ कंडक्टर और सर्किट। इट मेजर्स इन अ एम्पियर। जैसे हमने ये एक छोटा सा सर्किट बनाया था यहाँ पे, तो उसमें क्या हो रहा है? आपका करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको किसमें मेजर करेंगे? एम्पियर में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इट्स मेजर्ड इन द ओम। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे आप किसी मेले वेले में गए, अब आप जा रहे हो तो आपकी मोशन को कौन, बाकी के लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते ना। ऐसे कोई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको पास नहीं होने देंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, करेक्ट। एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल है, आप कनेक्ट कर पाओ इसीलिए। ठीक है ना, तो ओम्स ने क्या बोला यहाँ पे? ओम्स ने बोला कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर between the 2 point is directly proportional, ठीक है, to the voltage across to the 2 point and inversely proportional to the resistance between them. This is called this can be expressed मैथमेटिकली एस। ठीक है ना, तो मतलब जो करंट है वो डायरेक्टली लाइक जो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वोल्टेज के। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि करंट जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ठीक है, तो इफेक्टिवली लाइक कई लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं, कई लोग इसको आर को हमेशा प्रोपोर्शनलिटी एज ए कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो वी जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है आपका वी आई जो है वी बाई आर। तो वी इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं? आई आर। ठीक है, तो ये इन्होंने एक रिलेशन निकाला यहाँ पे, वी इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई करके, और ये जो वोल्टेज निकलता है उसको अपन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। वी इज इन वोल्टेज, आई इनटू एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इन अ ओम। ठीक है ना, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे इसका? जैसे अगर मेरा वोल्टेज बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आपको ये अब समझना है, मैंने लिखा V इक्वल्स टू आई आर। अब मैंने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस मैंने सेम रखा। जैसे माना मेरा पहले वोल्टेज था 2 वोल्ट, अब मैंने V इक्वल्स टू कर दिया 3 वोल्ट। ठीक है, तो फिर करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जैसे कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना है, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 2 to 3। ठीक है, आर आपको सेम रखना है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है मेरा? आई आर। तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V बाई आर। तो पहले 2 था तो 2 बाई आर, फिर 3 हो गया तो 3 बाई आर। अब आप देखो ना, ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? 1 बाई आर तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बाई आर और 3 इंटू 1 बाई आर। ठीक है, तो 1 बाई आर तो दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करंट किस में ज्यादा होगा? 3 वाले में ज्यादा होगा। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा।
रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो V इक्वल्स टू आई आर, अब हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया, सिर्फ रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड वोल्टेज रिमीन्स द सेम, अब वोल्टेज जो है वो मेरा सेम है, तो करंट क्या होगा, क्योंकि I जो है वो क्या है, V बाई आर, ठीक है। अब वोल्टेज सेम है तो V मेरा सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस पहले क्या था, लेट्स एज्यूम 2R था, और अब बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, V बाई 3R कर दिया। तो डिवीजन में जब संख्या बढ़ती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइक जैसे अगर आपने किसी चीज को 1/2 लिखा और किसी चीज को 1/3, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 0.5, 1/3 की 0.33, तो कौन सी बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है 0.5 बड़ी है। तो नीचे जितनी बड़ी संख्या टोटल मैग्नीट्यूड उतना कम, नीचे जितनी छोटी संख्या मैग्नीट्यूड बड़ा, ठीक है, इनवर्स हो जाता है ना। तो उस केस में आपका करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इफ द करंट इज नोन एंड यू वांट टू फाइंड द वोल्टेज और द रेजिस्टेंस, यू कैन रीअरेंज द फॉर्मूला। हम लोग अभी अभी मैंने आपको समझाने के लिए भी ऐसे ही अरेंज किया ना, आई इक्वल्स टू बी बाई आर, आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये सबसे पहला एक क्वेश्चन है। अब यहां से आगे हम सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे, इसके 10 या 20 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट ऑफ एन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। ओहमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक। तो जनरली V इक्वल्स टू आई आर है अपना, तो मैंने यहाँ V ले लिया, यहाँ I ले लिया, ठीक है। अपन क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अगर जाएंगे तो मैथमेटिक्स में हमारी इक्वेशंस होती थी y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। तो ये होता था मेरा y और ये होता था मेरा लाइक x, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, लेकिन c तो यहाँ पे 0 है। ऐसे ही y, अच्छा मैंने ये उल्टा लिख दिया, यहाँ हम y एक्सिस पे चलिए v को लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ पे i। अब आप देखो ये y जो है वो v से मैच कर रहा है, करेक्ट। मैं यहाँ पेन बदल देता हूँ, और i जो है वो मेरा किससे मैच कर रहा है, x से। ये इसको मिटा देता हूँ c को, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। तो ये दोनों मैच कर गए। अब जो r है वो किससे मैच करेगा, m से। तो इफेक्टिवली m क्या होता था मेरा, tan थीटा, यानी कि स्लोप। तो वो जो स्लोप होता है, जैसे लाइन अगर मेरी यहाँ से पास हो रही है, ये एंगल थीटा, यहाँ 0 से पास होती थी ये वाली लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये लाइन मेरी यहाँ से पास होगी, तो ये जो स्लोप होगा वो मेरा क्या देगा, थीटा। ये मेरा r की वैल्यू बताएगा, r वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको tan थीटा की टर्म्स में जाके चेक करना पड़ेगा वो, तो यहाँ पे आप tan थीटा वगैरह यूज करोगे जो भी क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में। लेकिन ओमिक रेजिस्टेंस को फॉलो करता है तो हमेशा लाइन कैसी बनेगी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये भी अपने आप में क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिस थ्रू, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन 0,0 से, ठीक है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रेफरेंस लिया मैंने इसको समझाने के लिए आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप कब होता है, जैसे पहले कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो कर्व्ड लाइन का मतलब है कि आपका कुछ भी कर्व्ड ऐसे करके हो जाता, तो क्या ये कांस्टेंट रहता है, नहीं। मेरा i और v, जैसे v तो मेरा बढ़ रहा है, लाइक i मेरा बढ़ रहा है, और जबकि v कांस्टेंट हो गया यहाँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर r मेरा कांस्टेंट है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जनरली एक सर्किट के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं कि r हमारा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, क्यों गलत है वो समझा रहा हूं मैं, बाकी के सारे आंसर। ऑप्शन बी क्यों हम लोग बात कर चुके हैं कि क्यों सही है। अब ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया आपका कि एंगल जो है वो मोर देन 90 हो जाए, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। ये हो गया मेरा आई और ये हो गया मेरा वी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आने का क्या मतलब है, यहाँ पे करंट मतलब वोल्टेज आप पॉजिटिव दे रहे हो और करंट जो है वो आपका क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। पॉसिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि जब सर्किट में जब आप यहाँ पे अगर फिजिकली देखोगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, इस साइड में भी ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर, सेमीकंडक्टर और अलग अलग चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे कि हम नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज नहीं बात हो रही है। यहाँ सिर्फ आपकी ओहमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जो कि एक सिंपल वायर है,
करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं वो नहीं, अभी यहाँ पे सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस में ऐसा केस नहीं बनेगा, हम वो एक्सप्लेन करेंगे। करेक्ट। तो करंट जो है वो आपका इधर सिंपल फ्लो हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है ना मैंने इधर करंट लगाया और ऐसे करके नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा आपका, गलत होगा। हाइपरबोलिक कर्व, अब हाइपरबोलिक तो आपको मालूम ही है कि लाइक कैसा कर्व हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो उस केस में तो ये बिल्कुल ही फॉलो नहीं करेगा, सेम कर्व कर्व की तरह हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या है, बी सही है, ओमिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑन ए ओमिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट करता है, अभी अभी तो ऊपर हमने देखा है कि इसका जो स्लोप है लाइक ये हो गया आई, ये हो गया बी, इसका ये जो स्लोप है थीटा, वो हमेशा क्या प्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो आर, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। कंडक्टेंस 1/r हो जाता है, जो कि नहीं होगा, पावर तो हो ही नहीं सकता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। ठीक है, करंट डेंसिटी लाइक पर रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एरिया। करेक्ट। तो वो सब नहीं होगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसकी स्लोप की, तो आंसर क्या होगा इसका, आपका आर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। इफ वी आई ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर इज नॉन लीनियर, द कंडक्टर इज, अब लीनियर किस में होता था, ओमिक रेजिस्टेंस में, अगर वो नॉन लीनियर हो गया तो वो क्या वो ओमिक होगा, नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें से, ओमिक होगा तो कैसा होना चाहिए आपका, लीनियर होना चाहिए। ये नॉन ओमिक हो गया तो मतलब नॉन लीनियर होना चाहिए। करेक्ट। सुपर कंडक्टिंग, ये अलग मेटेरियल्स हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम लोग अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इंसुलेटिंग, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होता, लाइक 12th क्लास तक नहीं होता, बाकी हम लोग प्रॉपर्टीज चेंज करके बहुत कम करंट फ्लो करा सकते हैं, या फिर एक सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो वो इंसुलेटर भी इंसुलेट भी करा सकते हैं और करंट फ्लो भी करा सकते हैं। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हम लोग नो करंट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, नॉन ओमिक। फॉर द गिवन रेजिस्टर इफ द वोल्टेज इज डबल्ड। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि जैसे माना पहले V1 जो था वो मेरा V था, अब V2 मैंने कर दिया 2V, वोल्टेज इज डबल्ड। आप ना जैसे क्वेश्चन देखा करो तो उसको पॉज करके अपने से सॉल्व किया करो। ठीक है, हाउ डज द करंट चेंज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अब चलिए ओम्स लॉ लगा लेते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, IR होता है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पहले V1 हो गया, तो V लाइक पहले V था मेरा V1। ठीक है, तो यहाँ पे V लिखूंगा मैं IR। ठीक है, फिर मेरा हो गया 2V, फिर से मैं ये I1 लिख लिया, यहाँ I2R लिख लेते हैं क्योंकि R तो दोनों में सेम है आपका। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों इक्वेशन को, V/2V I1 R अपॉन I2R, तो R से R कैंसिल हो गया, यहाँ V से V कैंसिल हो गया, तो I1 डिवाइडेड बाई I2, ये जो लिखा है मेरा वो किसके बराबर हो गया, 1/2। इफेक्टिवली क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I1। तो मतलब जो बाद में करंट I2 का कौन सा था मेरा, जिसमें वोल्टेज मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, तो करंट भी मेरा पिछले वाले करंट का क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना। तो आंसर कितना हो गया, डबल्ड। जब वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल होगा मेरा, तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी। ठीक है, आंसर ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, समझ गए कैसे निकालना है, इक्वेशंस आपको कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क एंड डिस्कस।